हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए सबसे पहले क्विकली रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, ये 8 जून को मनाया गया। यूएनएससी की अस्थायी सदस्यों के रूप में 5 नए देशों को वोटिंग करके शामिल किया गया, जिसमें अल्जीरिया और गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और कोरिया गणराज्य शामिल थे। एयर डिफेंडर 2023 इसकी मेजबानी जर्मनी करेगा। ये नाटो का एक एक्सरसाइज है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में केरला जो है ये टॉप पर रहा है। नालंदा नाम की पुस्तक लिखा है अभय के ने। और मेटा ने अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता करके नए भारत के सपने नाम का एक अभियान शुरू किया है। यचिओन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं। सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम मध्य प्रदेश की स्कीम है, अभी लॉन्च की गई है। और वहीं उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार विजेता गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। एक न्यूज एंकर थी दूरदर्शन की। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने 1 मिनट में किया क्विकली रिविजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया? तो देखो, अभी नंद बाबा दूध मिशन योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ये नाम से ही स्पष्ट है, दूध से रिलेटेड यानी मिल्क से रिलेटेड एक स्कीम है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई है, नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। इसके तहत इसका उद्देश्य यही होगा कि दूध के उत्पादन को कैसे ज्यादा से ज्यादा और बढ़ाया जाए। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करने की घोषणा की है। दोस्तों ऐसे अगर बात किया जाए वैश्विक दूध उत्पादन में, तो भारत का डेयरी क्षेत्र जो है वो 24% अकेले योगदान देता है। आज के टाइम पर भारत सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला देश है। और भारत में अगर पूछा जाए प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश 14.9% शेयर के साथ ये टॉप पर है। यानी भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिल्क का उत्तर प्रदेश से होता है। दूसरे पर राजस्थान है, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर गुजरात और पांचवें पर आंध्र प्रदेश है। क्लियर? विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की जयंती के अवसर पर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने ही अमूल अमूल जो आप ब्रांड सुने होंगे, और इसके जो ये फाउंडर हैं वो यही हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है ना? इतना क्लियर। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानो। उत्तर प्रदेश अगर मैप में देखोगे, ये रहा उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है। देखो उत्तर प्रदेश जो है ना, ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 8 राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। अभी देखो यूपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम लगा हुआ है, यूपी स्पेशल का, वीडियो का, ग्राम विकास अधिकारी का। तो इसमें यूपी जी के पढ़ करके जाइएगा, यूपी जी के स्पेशल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, ये तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। यूपी जीके की भी एक वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें बेसिक नॉलेज होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो होगी। हाँ, एक बेसिक नॉलेज यूपी का जरूर रहेगा उसमें। जैसे कि मैं अभी बताऊं आपको, ये देखो सोनभद्र यहाँ पर एक जिला है, वो ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। यहाँ पर एक जिला, यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये ललितपुर है, ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और केवल एक जिले से बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे ही कुछ मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एक वीडियो में लाऊंगा वीडियो एग्जाम वाले के लिए। वैसे अभी कल बात करूं अगर, तो मैराथन आपके लिए लाया गया है, मैराथन लाया गया है। और ये मैराथन का पार्ट 1 कल अपलोड हुआ, पार्ट 2 जो है वो आज रात 8 बजे आएगा। तो अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं या वीडियो को टारगेट कर रहे हैं या आने वाले किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और लास्ट 6 मंथ को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिविजन करना है, तो आप ये दोनों मैराथन देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो एक कल रात 8 बजे हुई थी अपलोड, आप जाकर के चैनल पर उसे देख लीजिए, और एक आज रात 8 बजे आएगी। योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ से आप ले लो, और कई बार आपका रिवीजन करवाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत ने अभी हाल ही में कहां से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने देखो एपीजे अब्दुल कलाम से इस मिसाइल का परीक्षण किया है। देखो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि डीआरडीओ जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इस मिसाइल को बनाई हुई है, ये
हमेशा समय समय पर ये परीक्षण किया करती रहती है, अलग अलग टाइप में। कभी रात्रि परीक्षण करेगी, कभी पता लगा कि उसको जहाज से लॉन्च किया जाएगा, फाइटर प्लेन से, कभी उसका जल संस्करण होगा यानी शिप से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, हर प्रकार का परीक्षण टेस्टिंग समय समय पर ये करता रहता है। तो इसी के तर्ज पर अभी अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है? ये बेसिकली अग्नि 1 मिसाइल जो हुआ करती थी ना, अग्नि 1 मिसाइल, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी भी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है। आप मानिएगा लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ज्यादा भारी भरकम ये पेलोड ले जा सकती है। ओके, तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली अभी इसका टेस्ट फायर किया है नए जनरेशन की उड़ीसा से। उड़ीसा के कहां पर? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का नाम आप याद रखिएगा, जितनी भी मिसाइल टेस्टिंग होती है मैक्सिमम यहां से होती है। साथ ही साथ में इसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। इसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम जी के सम्मान में इसका नाम रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ओके, चलिए, तो यहाँ पर वही सारी डिटेल है जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो डीआरडीओ के बारे में याद रखिएगा, समीर वी कामत जो है, समीर वी कामत जो है ये इसके अध्यक्ष हैं और 1958 में स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। आगे, हाल ही में जारी सीएससी रिपोर्ट 2023 में पर्यावरण के मामलों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो देखो, सीएससी की रिपोर्ट आई है, इसमें पर्यावरण के मामले में टॉप पर है तेलंगाना। ये पूरी रिपोर्ट इसको देखिएगा। As Telangana entered 10th year of its formation, report says its top nation in environment conservation। देखो क्या कह रहा है कि 10 साल इसके पूरे हुए हैं स्थापित होने के। तेलंगाना 2 जून 2014 को ही तो आया था अस्तित्व में, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, और 10 सालों में ही देखो इसने देश के टॉप पे जगह हासिल कर ली है एनवायरमेंट कंजर्वेशन में। पर्यावरण के संरक्षण में इसने देखो टॉप पोजीशन हासिल कर ली है महज 10 सालों में। तो ये सीएससी की रिपोर्ट करती है, सीएससी यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और इसके द्वारा रिपोर्ट जो जारी की गई है उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023। तो टॉप पर है तेलंगाना, सेकंड पर मध्य प्रदेश और थर्ड पर है दिल्ली, फोर्थ पर गुजरात का स्थान था। इसमें दोस्तों 4 मापदंडों को शामिल किया गया है, जिसमें एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और पब्लिक सेक्टर का हेल्थ और साथ ही साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है ये 4 मानकों के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है। तेलंगाना देखोगे आप, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये रहा तेलंगाना, अलग होकर के ये बना था 29वां राज्य, लेकिन वर्तमान में टोटल राज्यों की संख्या है 28, क्योंकि इधर ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो चुके हैं। हैदराबाद इज द कैपिटल और चंद्रशेखर राव ये हैं सीएम। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। यहाँ पर झीलों की एक बात करें तो हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है। क्लियर है। और यहाँ पर चर्चित स्थलों में चार मीनार, गोलकुंडा का किला, बिरला मंदिर, साथ ही साथ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी ले लीजिएगा, इक्वलिटी, ठीक है ना, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मान्यता दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस दोस्तों 9 जून को मनाया गया, विश्व मान्यता दिवस, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। इंपॉर्टेंट डे है। ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला मान्यता सहयोग के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सहयोग के द्वारा। इस बार की थीम रखी गई है एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग फॉर द फिगर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। शुरुआत 2008 से हुई थी और हर साल अब ये मनाया जाता है। आगे ये कुछ दिवस हैं, रिवीजन हम लोग कर चुके हैं कल, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हों स्क्रीनशॉट ले लें। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ हुआ? तो देखो, अभी भारत, फ्रांस और यूएई इन 3 देशों ने मिलकर के एक मैरीटाइम एक्सरसाइज किया हुआ है, समुद्री अभ्यास किया हुआ है। यह अभ्यास हुआ है ओमान की खाड़ी में, यानी गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, तो द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने, इंडिया फ्रांस यूएई होल्ड मेडन मैरीटाइम, मेडन मतलब होता है पहला, तो ये पहला ये समुद्री अभ्यास था गल्फ ऑफ ओमान में, यानी ओमान की खाड़ी में। ओके, तो 7 और 8 जून तक ये चला। भारत की तरफ से आईएनएस तरकस गया था, फ्रांस का राफेल इसमें विमान था शामिल, और यूएई का गश्ती विमान था, और भी कई सारे विमान इसमें शामिल हुए थे। भारत और फ्रांस आया है दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा। इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? शक्ति होता है, वरुण होता है, गरुण होता है। ठीक है ना, ये 3 अभ्यास तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। और अभी फ्रिंजेक्स हुआ था, फ्रिंजेक्स, ठीक है, फ्रिंजेक्स यानी फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, तो ये चौथा भी अभ्यास आप याद रखिएगा। ये सभी किसके किसके बीच है? भारत फ्रांस के बीच। आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ सैन्य अभ्यास हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हो, ये पिछले दिनों में आए थे चर्चे में। चलिए क्विकली एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। समुद्र शक्ति हुआ था भारत इंडोनेशिया के बीच, एकता हुआ था भारत मालदीव के बीच, बुलंद भारत भारतीय सेना ने किया था, AIME यानी आसियान भारत समुद्री अभ्यास ये सिंगापुर में हुआ, आसियान कंट्रीज और इंडिया के बीच में, अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन, बालिकतान अमेरिका फिलीपींस, कवच इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच अंडमान निकोबार में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच में, सेलिनेक्स भारत श्रीलंका, कोंकण ये ब्रिटिश रॉयल नेवी और इंडियन नेवी के बीच में, ये भी पूछा जाएगा आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में, ला पैरोस ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, बोल्ड कुरुक्षेत्र ये पूछा जा चुका है, जोधपुर में हुआ था राजस्थान में, ये पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मर्सर ने कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया है, इसमें प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर कौन बना है? तो देखो, अगर भारतीय शहरों की बात की जाए तो सबसे महंगा शहर मुंबई स्टिल बरकरार है, ये अभी भी टॉप पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट जारीकर्ता अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अभी एक पिछली रिपोर्ट मैंने बताई थी तो उसमें न्यूयॉर्क सिटी जो था वो था टॉप पर, सबसे महंगा शहर। लेकिन यहाँ पर मर्सर के द्वारा जो जारी किया गया है, इसमें हांगकांग जो है ये टॉप पर है, सिंगापुर सेकंड पर है और थर्ड पर है ज्यूरिख। ठीक है, और भारत के टॉप 3 शहरों में अगर बात की जाए तो मुंबई इसमें टॉप पर है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग है 147वीं। दिल्ली सेकंड पर है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग है 169वीं। और चेन्नई जो है ये थर्ड पर है, थर्ड भारतीय है सबसे महंगा शहर, और इसकी ओवरऑल रैंकिंग है 184वीं। इसके बाद बेंगलुरु है 189वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखो, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है 27 सालों के बाद भारत में आयोजित करने जा रहा है। भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है 27 सालों के बाद। ठीक है, पिछली बार हम लोग 1996 में होस्ट किए थे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कॉन्टेस्ट। ठीक है, और अब देखो 27 सालों के बाद ये हो रहा है। तो ये होगा नवंबर महीने में। ठीक है, ब्यूटी कंपटीशन होता है मिस वर्ल्ड, आप सब जानते हो। तो 130 से ज्यादा देश इसमें शामिल होंगे, उनके प्रतियोगी। 1996 में लास्ट बार हम लोगों ने होस्ट किया था। अभी तक भारत 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा 2 देश जो हैं वो 6-6 बार जीत चुके हैं, भारत उसमें है। रीता फारिया सबसे पहले 1966 में खिताब उठाई थी और ये पहली भारतीय महिला बनी थी। अभी तक जो 6 विनर हैं वो कौन कौन से हैं? लेटेस्ट की बात करेंगे तो 2017 में मानुषी छिल्लर ने जीता था। बिल्कुल, आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि हरनाज संधू क्या जीती थी फिर। हरनाज संधू दोस्तों ये जीती थी मिस यूनिवर्स का खिताब। ठीक है ना, मिस यूनिवर्स बनी थी ये। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। यहाँ पर देखो, मानुषी छिल्लर 2017 में लेटेस्ट वाली जो मिस वर्ल्ड विनर है भारत की, वो ये थी 2017 में। ठीक है, उसके पहले प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में जीती थी, युक्ता मुखी 1999 में, डायना हैडन 1997, ऐश्वर्या राय बच्चन 1994, रीता फारिया 1966 में। 3 मिस यूनिवर्स भी आ चुकी हैं। हरनाज संधू ये 2021 में जीती थी। इनसे पहले सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था, लारा दत्ता ने जीता था। और उनसे भी पहले 1994 में जीता था किसने? ये जीता था सुष्मिता सेन ने, सुष्मिता सेन ने। ये बनी थी फर्स्ट वीमेन मिस यूनिवर्स जीतने वाली। ठीक है, तो इधर का जो ये पोर्शन मैंने बताया ये मिस यूनिवर्स है। अभी तक 3 मिस यूनिवर्स आ चुका है और 6 बार आ चुका है क्या? मिस वर्ल्ड। क्लियर है, दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। वैसे मिस वर्ल्ड की शुरुआत जो है इसकी हुई थी 1951 में और मिस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 1952 से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप जीएस जो है बेसिक से बिल्कुल पढ़ना चाहते हो और पूरा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो, जिससे आपको लाइफ में दोबारा कभी जीएस ना पढ़ना पड़े, तो आप ये बैच ले सकते हो। जीएस सफलता बैच बहुत पसंद आ रहा है लोगों को और बहुत ही दिल से जिसमें क्लासेस भी ली जा रही हैं जबरदस्त तरीके से। हर एक सब्जेक्ट जो है यहाँ पर देखो 3-3 4-4 चैप्टर के बाद आपका प्रैक्टिस सेशन भी लिया जा रहा है, जिससे वो चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी क्लास जो है वो आपका बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। करंट अफेयर, स्टैटिक, कंप्यूटर साइंस सारी क्लासेस में ली जाएंगी। 18 महीनों की वैलिडिटी होगी, यानी 18 महीनों तक आप एक्सेस कर पाओगे और 3 से 4 महीनों में आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा। ई बुक इसमें फ्री दी जाएगी 18 महीनों तक और साथ ही साथ मॉक टेस्ट, पीडीएफ वगैरह सब आपको मिलेगा ही, क्लास नोट्स वगैरह।
तो अभी इस बैच को ज्वाइन कीजिए और निश्चिंत रहिए अगले 18 महीनों तक इंडिया के किसी भी एग्जाम में बेहतरीन प्रिपरेशन और जीएस के बेहतरीन स्कोर के साथ। तो देखो एमजेटी ऐप पर आपको जाकर के इसको परचेज करना है। अभी के लिए 20% डिस्काउंट है, डिस्काउंट कूपन कोड आपको वहीं पर मिल जाएगा। बैच 15 मई से स्टार्ट हुआ है। आप पुरानी वीडियोज भी, पुरानी क्लासेस भी कितने भी बार देख सकते हो जो छूटी हुई हैं आपकी। आगे, एनटीपीसी कांति ने कितनी वंचित लड़कियों के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन यानी जीईएम 2023 शुरू किया? तो अभी हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसने अभी 40 वंचित लड़कियों के लिए एक योजना शुरू की है, जीईएम 2023 बालिका सशक्तिकरण मिशन 2023 यानी गर्ल एम्पावरमेंट मिशन 2023। देखिए बेसिकली इसमें क्या होगा, एनटीपीसी कांति जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये करेगा ये कि जो वंचित पृष्ठभूमि से आती हैं लड़कियां, उनको स्किलफुल बनाना, उनको एजुकेट करना और उनको ग्रो कराने में मदद करना, ये इसका उद्देश्य होगा। तो इसके लिए कन्या सशक्तिकरण मिशन या कहें गर्ल एम्पावरमेंट मिशन 2023 शुरू किया गया है। 4 सप्ताह का, 4 हफ्तों का ये आवासीय कार्यशाला कार्यक्रम है। एनटीपीसी की बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। 1975 में स्थापित हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक हैं गुरदीप सिंह। आगे, जून 2023 में क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना? तो देखो इंडिया ने ना जापान को कर दिया है पीछे और इंडिया बन गया है क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। अब आप सोचोगे फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है चाइना। चाइना फर्स्ट पर है, सेकंड पर अभी तक जापान हुआ करता था, लेकिन अब जापान पहुंच गया है थर्ड पर। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि करंट टाइम पर इस्पात मंत्री हैं, इन्होंने ये अनाउंस करके बताया है। देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं आज के टाइम पर। एक तो इस्पात मंत्रालय भी देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, साथ ही साथ एक ये उड्डयन मंत्रालय के मंत्री भी हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। तो 2 मंत्रालय इनके पास है, याद रखिएगा। तो इन्होंने ही ये बताया हुआ है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत वर्तमान में 160 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, क्रूड स्टील का। ध्यान रखना, क्रूड ऑयल नहीं, क्रूड स्टील। अच्छा, कुछ और चीजें मैं बताता हूं। भारत देखो मिल्क के प्रोडक्शन में अभी मैंने बताया ये टॉप पर चल ही रहा है। साथ ही साथ भारत जो है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन गया है अमेरिका। अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले ही। इसके अलावा भारत जो है ये आज के टाइम पर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल किससे परचेज कर रहा है? रसिया से परचेज कर रहा है। रसिया जो है ये क्रूड ऑयल और हथियार दोनों सबसे ज्यादा भारत को देता है। तो भारत रसिया से हथियार भी परचेज करता है और क्रूड ऑयल भी। वैसे हथियारों की बात आ रही है तो याद रखिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश इंडिया है, लेकिन सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में इंडिया है चौथे स्थान पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिप्री की रिपोर्ट कहती है। आगे बढ़ते हैं। केरल के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार एलबी डिक्रूज, इनका निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष ये सम्मान प्राप्त हुआ था? तो देखिए दोस्तों, केरल में ना ये पहले व्यक्ति बने थे अशोक चक्र जीतने वाले, हवलदार एलबी डिक्रूज। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें दोस्तों 1962 में ही अशोक चक्र मिला था। ध्यान रखिएगा, इन्हें जो अशोक चक्र मिला था वो कैटेगरी 3 का था, ठीक है, कैटेगरी 3 का ही अशोक चक्र। आगे चल करके इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदल करके शौर्य चक्र कर दिया गया। मैं आपको कई बार बता चुका हूं 2 प्रकार के वीरता पुरस्कार या गैलेंट्री मेडल होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है युद्ध के क्षेत्र का, एक होता है शांति के क्षेत्र का। तो युद्ध के क्षेत्र का जो होता है उसमें होता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और होता है वीर चक्र। और ऐसे ही जो शांति के क्षेत्र का होता है उसमें टॉप वाला होता है अशोक चक्र, फिर होता है कीर्ति चक्र और तीसरा होता है शौर्य चक्र। तो क्रम आपका इस प्रकार से चलता है, परमवीर के बाद अशोक, अशोक के बाद महावीर, महावीर के बाद इधर कीर्ति, कीर्ति के बाद वीर चक्र और वीर चक्र के बाद होता है शौर्य चक्र, ठीक है। लेकिन शुरुआत में इस प्रकार से नहीं हुआ करता था, धीरे धीरे नए नए जो है वो शुरू किए गए गैलेंट्री अवार्ड दिए जाने, ठीक है। तो सबसे पहले जब अशोक चक्र दिया जाता था तो उसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 दिया जाता था और ये बने थे अशोक चक्र के यानी कि कैटेगरी 3 वाले शौर्य चक्र विजेता केरल के पहले नागरिक हवलदार एलबी डिक्रूज। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इस वजह से ये चर्चे में है। ये भारतीय सेना में लांस नायक थे और असम राइफल्स में काम किया करते थे। दोस्तों पूर्वोत्तर में जैसे आज अभी मणिपुर में दंगे चल रहे हैं,
ऐसे उस टाइम पर भी विवाद हुआ करते थे समय समय पर। तो वहां पर नागा विद्रोहियों का भंडाफोड़ करने में इनका अहम योगदान था और इसकी वजह से इन्हें सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि अशोक चक्र का नाम, अशोक चक्र कैटेगरी 3 का नाम शौर्य चक्र कब किया गया? 1967 में किया गया। क्लियर है? अब देखो निधन से ये क्वेश्चन है। पिछले दिनों में भी कई सारे निधन आए हैं और जैसा कि मैं आपसे कहता हूं रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन आप करते रहो। तो पिछले दिनों में जो निधन आए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अभी कल भी हम लोगों ने बात किया था दूरदर्शन की पहली महिला समाचार प्रस्तुतकर्ताओं में से एक गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। इससे पहले प्रसिद्ध जो थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं आमिर राजा हुसैन, जो कि पद्मश्री से भी सम्मानित रह चुके हैं, इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा मराठी फिल्म अभिनेत्री सुलोचना लटकर का निधन हो गया है। तो ये 3 आपको याद हो गया, इन्हें भी पद्मश्री मिल चुका है। प्रख्यात संस्कृत विद्वान वेद कुमार घई, इनका भी निधन हो चुका है और इनको इनको दोस्तों पद्मश्री 2010 में मिला था। देखो जो कोई भी नागरिक सम्मान अगर पाता है तो वो हो जाता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। और मैंने आपको एक और बताया था टीना टर्नर, जो कि बहुत ही फेमस एक सिंगर थी, इनका निधन हो चुका है। ये 12 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी थी टीना टर्नर। क्लियर है ना? तो अब रिवीजन की तरफ हम लोग चलेंगे। ई बुक, अच्छा ई बुक से याद आया, मई महीने की ई बुक आ चुकी है। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, कारण ये है कि जो ई बुक बनाने वाला जो टाइपिस्ट है जिसके पास पूरा का पूरा डाटा था, वो 30 और 31 मई को के पास में आने के बाद उसका लैपटॉप ही खराब हो गया था। इस वजह से पूरा डाटा लॉस हो गया था और दोबारा से ई बुक बनवानी पड़ी और यही वजह थी कि ई बुक इस बार बहुत लेट लॉन्च हुआ। लेकिन कोई बात नहीं है, ई बुक लॉन्च हो चुकी है हिंदी वाली। इंग्लिश वाले पर भी काम चल रहा है, आज या कल में वो भी लॉन्च हो जाएगी। तो एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे अभी तक, चलिए ठीक है, सॉरी आपके लिए 8 दिन वेट करना पड़ा, लेकिन अब आप जाके ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग रिवीजन करेंगे। आईक्यू एयर द्वारा एयर ट्रैकिंग इंडेक्स जो जारी की गई थी उसमें दुनिया का दूसरा प्रदूषित शहर मुंबई बना था। और अभी भारत के स्वदेशी ब्लैक बॉक्स को डीजीसीआई की मंजूरी मिली है, इसे एचएएल ने बनाया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को मिला है और एंजेला मार्केल को ही अभी जर्मनी का भी नागरिक सम्मान मिला है। इनको 2015-16 में शरणार्थियों को जगह देने के लिए जर्मनी में दिया गया था, सम्मानित किया गया था। जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, आज के टाइम पर एलॉफ स्कोल्स हैं। और अभी सुभाष चंद्रन ने अकबर कक्कटिल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, ये हरियाणा की पुलिस को राष्ट्रपति का रंग यानी प्रेसिडेंशियल कलर्स मेडल दिए हैं। फार्मूला ई प्रिक्स जीत लिया है जॉन एरिक ने। फार्मूला ई प्रिक्स, इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद में। गरुणा एरोस्पेस ने सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत के पहले ड्रोन का प्रदर्शन किया है। सोलर एनर्जी से चलेगा ये। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 ये फिजी में आयोजित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे इसमें शामिल होने। साइप्रस के नए प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स जीत गए हैं और पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना शुरू की है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, प्रसाद योजना। इसके तहत 4 और मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें एस का मतलब है स्पिरिचुअल, ठीक है। इसमें मंदिरों को थोड़ा सा तीर्थस्थल के रूप में और ज्यादा विकसित करने का ये होता है लक्ष्य। लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंद्र कुमार ये थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया राजस्थान में। इसरो के द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड बेस्ड प्रदर्शन उपग्रह जेनेस 1, इसका सफलतम परीक्षण किया गया है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% रहेगी और ओईसीडी की सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत है 47वें स्थान में। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन हुआ। धर्म गार्जियन के बाद वीर गार्जियन भी हुआ था। धर्म गार्जियन ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, वीर गार्जियन जो होता है ये एयर एक्सरसाइज होता है। दोनों ही भारत जापान के बीच में होता है। भारत जापान के बीच में जिमेक्स भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नेवल एक्सरसाइज है। तो इसका भी चौथा संस्करण हुआ था धर्म गार्जियन का। 102 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2019, 20, 21 के लिए। यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं नील मोहन, ये भारतीय मूल के हैं। इन्होंने सुजैन वासुकी का स्थान लिया है। हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया गया पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, भारतीय साइबर अपराध समन्वय और तकनीकी शिक्षा अखिल भारतीय परिषद के द्वारा। 500वां क्वेश्चन, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन, इसकी मेजबानी लद्दाख ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है ये भी। तो 500 क्वेश्चन अब आप देखो, रिवीजन डेली का करंट अफेयर देखते देखते कर गए। जो लोग महज 25 दिनों से ही लगातार हमारे साथ बने हैं वो फरवरी में भी आधा, मतलब जनवरी के साथ साथ फरवरी का भी आधा रिवीजन कर चुके हैं, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं।
इसीलिए मैं कहता हूँ रेगुलरिटी बना करके रखो, आपका रिवीजन भी होता चलेगा और आपका करंट अफेयर एक मजबूत दिशा में बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल में या फिर कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं और अब उन्हें कॉन्फिडेंस आने लगा है करंट अफेयर में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मैंने पूछा था विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कुल कितने एम्स हैं भारत में, तो 23 हैं। आज आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा देश यूएनएससी का सदस्य देश नहीं है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो बताइएगा यहाँ पर कि दोनों का आंसर क्या है। और इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बस रखते हैं इतना वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।